रुकिए, अगर आपका सपना टीचर भर्ती 2026 में चयनित होना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज के पहले 30 प्रश्न ही बता देंगे कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत। टीचिंग एप्टीट्यूड और लर्निंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से हर साल सीटेट, सीजीटेट, रीट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर 90 डे के डे 3 में। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और हल करेंगे 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के साथ आपको आसान संक्षिप्त व्याख्या भी मिलेगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है छात्रों की अनुशासनहीनता दूर करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, या पाठ्यक्रम का निर्माण करना, या फिर शिक्षक के व्यवहार को सुधारना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या बोलता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक स्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरे में प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है सीखने की गति तेज होना, और तीसरा है रट कर याद करना, या फिर चौथा नए विषय को कठिन समझना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, एक ही स्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरे में प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बोला यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ट्यूशन पढ़ाना, या फिर कक्षा में शांति बनाए रखना, या ऑप्शन सी है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर परीक्षा में नकल को रोकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसके लिए क्या आवश्यक है बोला है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, या फिर विशेष सुविधाएं और संसाधनों का लचीलापन, या केवल सरकारी स्कूल या निजी ट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विशेष सुविधाएं और संसाधनों का लचीलापन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद करो दोस्तों, कल ही बताया था मैंने। तो ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर, या पावला, या कोहलबर्ग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक का अनुशासन, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर विद्यालय की सुख सुविधाएं, या फिर ऑप्शन डी है अधिक होमवर्क देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लूम की टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किससे संबंधित है बोला है यहाँ पे। तो ऑप्शन है शारीरिक विकास से, या फिर शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण से, या खेलकूद से, या फिर आर्थिक विकास से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है बोला है यहाँ पे। तो पहला है आनुवांशिकता, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर शारीरिक बनावट, या फिर केवल पुस्तकें। तो केवल जहाँ पे होता है वो तो होगा ही नहीं दोस्तों, ये नेगेटिव कीवर्ड होता है, इसको पहचान ली। तो 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, उसके बाद अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10 है अधिगम मतलब कि लर्निंग का क्या अर्थ है बोला यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, या फिर याद करना, या केवल अंक प्राप्त करना, या विषय को रटना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो याद करो दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल, या फिर स्किनर, या फिर फ्रायड, या फिर पियाजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है सूक्ष्म शिक्षण मतलब कि जो माइक्रो टीचिंग होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है बोला यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को डराने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षा कौशल विकसित करने के लिए, या ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम छोटा करने के लिए, या फिर कम समय पढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण मतलब कौशल विकसित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था बोला है? तो याद करो, तो पहला है बीने ने दिया था, या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने, या फिर थॉर्नडाइक ने, या फिर स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बोला है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए लगातार भाषण देना, या फिर छात्रों को सक्रिय रखना, या छात्रों को चुप कराना, या फिर किताब पढ़कर सुनना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को सक्रिय रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है बोला यहाँ पे? तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या फिर नेशनल काउंसलिंग फ्रेमवर्क 2005, या फिर नेशनल क्लास फाउंडेशन 2005, या फिर न्यू कैरिकुलम फॉर्मेट 2005। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है? CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है बोला यहाँ पे? ऑप्शन देख लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केंद्रीय पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सामूहिक कक्षा परीक्षा, या फिर कंक्रीट करिकुलम एग्जाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है अभिप्रेरणा मतलब कि जो मोटिवेशन होता है उसके प्रकार क्या है बोला है? तो आंतरिक और बाह्य है, या फिर सरल और कठिन है, या अच्छा और बुरा है, या फिर लंबा और छोटा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है भाषा विकास का मुख्य कारक क्या है बोला है? या तो ऑप्शन है समाज है, खेल है, अभ्यास है, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही भाषा विकास के प्रमुख कारक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है सृजनात्मक बालक की क्या विशेषता होती है? तो पहला है मौलिकता, या फिर रटने की शक्ति, या अनुकरण करना, या फिर आज्ञा पालन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है अनुशासनात्मक समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या है बोला यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है दंड देना, या बच्चों के साथ बातचीत और कारण समझना, या अभिभावकों को बुलाना, या फिर कक्षा से बाहर निकालना। तो दंड नहीं दे सकते, बच्चों के साथ बातचीत और कारण को समझ सकते हैं, अभिभावकों को बुला नहीं सकते, और कक्षा से बाहर भी नहीं निकाल सकते। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बोला है यहाँ पे? तो इसका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, या प्लेटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का उनको जनक माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है बोला है? तो 0 से 2 वर्ष है, या फिर 2 से 7 वर्ष है, या फिर 7 से 11 वर्ष है, या फिर 11 से 15 वर्ष है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो ये जो 0 से 2 वर्ष है इसको बोलते हैं संवेदीपैसी अवस्था, और 2 से 7 वर्ष को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अधिगम के लिए तत्परता का नियम किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, या स्किनर। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है बोला है? कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है अनुशासनहीनता, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बच्चे की जिज्ञासा और सक्रियता, ये ठीक है।
उसके बाद समय की बर्बादी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद शिक्षक भी फलता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की जिज्ञासा और सक्रियता। उसके बाद डिस्क्लेसिया किससे संबंधित है बोला है यहाँ पे? तो गणितीय विकार से, या फिर पठन संबंधी विकार से, या व्यवहार विकार से, या शारीरिक विकार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन संबंधी विकार को डिस्क्लेसिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान किसका ध्यान देना चाहिए बोला है? तो छात्र की आयु का, छात्र की रुचि का, छात्र के स्तर का, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण की आगमन विधि का क्या अर्थ होता है? उदाहरण से नियम की ओर, या फिर नियम से उदाहरण की ओर, या कठिन से सरल की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक। दोस्तों आज के 30 MCQs में आपका स्कोर कितना आया नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कल डे 4 में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने डे 4 मिस कर दिया तो आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मैं आपसे मिलूंगा टीचर 90 डे के डे 4 में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने शिक्षक बनने के सपने की ओर एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। टीचर 90 डे कंटिन्यू रहेगा।